नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको सर्वविदित है, कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद कल फाइनल आंसर की जारी कर दी गई और उसको आपने सब ने मिलान भी कर लिया होगा। जो साथी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कल मॉडल पेपर जो आरपीएससी ने डाला था वो भी हमने शेयर किया था। उसके आधार पर आपको बोला था कि जो भी आपने किसी भी कोचिंग की आंसर की पहले मिलान कर रखी है उसका दोबारा हो सकता है एक दो प्रश्नों पर लगभग हमेशा ही पिछले जब से हम सेकंड ग्रेड की पेपर लगभग पिछले कई सालों से 4-5 जो परीक्षाएं हुई हैं सभी में आज तक का रिकॉर्ड है कि 2-3 प्रश्नों में डाउट हमेशा होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनमें आरपीएससी अपनी तरफ से उत्तर उसका जो जारी करती है और उस पर आपत्तियां भी लगाई जाती है और कई बार डिलीट हो जाते हैं, कई बार प्रश्न डिलीट नहीं होते। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ कि 2-3 प्रश्न ऐसे, ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, फिर भी 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर आपत्तियां आपकी जायज़ हैं। और बहुत से साथी ऐसे भी बोल रहे थे कोई 6 कोई 5, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, वो भी हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किन प्रश्नों पर आपको आपत्ति लगानी है, किन पर नहीं लगानी है, डिलीट होंगे नहीं होंगे और किस तरह आप आपत्ति दायर इस पर कर सकते हैं और क्या आपत्ति के नुकसान है, क्या आपत्ति के फायदे हैं, किस तरह का ऋणात्मक अंकन होगा, उन सब पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया है, जिन भी विद्यार्थियों के 60 प्रश्न से ऊपर सही हो रहे हैं, उनका हमने आपको लंबे जब एग्ज़ाम हुआ था उससे लेकर आज तक हम आपको लगातार यही बात बता रहे थे कि जिन भी विद्यार्थियों के 60 प्रश्न मतलब 150 में से जिन भी विद्यार्थियों के 60 प्रश्न सही हैं, 60 क्वेश्चन सही हैं, उनकी संभावनाएं अभी भी बरकरार है, अभी भी उनकी संभावनाएं जीवित हैं। उनका सिलेक्शन रेशियो अभी भी 90% है। हालांकि संभावनाएं जिनके भी 60 से ऊपर है उनकी पूरी संभावनाएं हैं, फिर भी हम निष्कर्ष निकालेंगे इसका, मेरिट का भी। लेकिन हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कि आज मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि इस पेपर के अंदर 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्नों का ये पेपर रहा। ग्रेड सेकंड 2022 24 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हुआ। उसमें 150 प्रश्न पूछे गए। 150 में से आरपीएससी ने पहले ही 2 प्रश्नों पर स्टार लगा रखे हैं, 2 प्रश्न पहले से ही डिलीट है। हमारी संभावनाएं थी कि 3 से लेकर 4 प्रश्न तक डिलीट हुए, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने अपनी तरफ से अभी तक अपनी की में 2 प्रश्न डिलीट किए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आरपीएससी पहले 2 प्रश्न डिलीट है तो बाद में भी 2। कई बार आपत्ति लगने के बाद इनकी संख्या 2 से हो सकता है ये 5-6 पर भी जा सकती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार पहले एक भी डिलीट नहीं होता है, जैसे रीट लेवल 1 के अंदर पहले एक भी प्रश्न डिलीट नहीं था, लेकिन फाइनल आंसर की में 6 से 7 प्रश्न डिलीट हुए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चर्चा शुरू करेंगे कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है और आपत्ति आपको क्यों लगानी चाहिए। तो पहले हम प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे। पहले हम उन प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि जिन भी साथियों के किन्हें आपत्ति दायर करनी चाहिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन भी साथियों के 58 से लेकर 61 तक, मतलब इस क्राइटेरिया में जो भी विद्यार्थी हैं, काफ़ी संख्या है इनमें, तो इनको तो खास ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके उन पर आपत्तियां आपको दायर करनी है। लेकिन दायर करने का एक कारण है कि मान लो, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपत्ति दायर करने के बाद लगभग जो संभावनाएं हैं वो प्रश्न डिलीट होने की ही रहती है। जो भी प्रश्न है वो डिलीट ही समझा जाता है। मान लो आपने किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई, आपत्ति के बाद आरपीएससी लगभग चांसेज ये है कि उसको डिलीट ही करती है, उसके आंसर चेंज करने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। लेकिन आप मान लो आपने किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई, जैसे आपके पहले नंबर थे 58 और इस पेपर के अंदर 4 प्रश्नों पर आपत्ति लगी और चारों प्रश्न डिलीट कर दिए गए, तो आपका मान लो 59.60 प्रश्न आपके सही हो रहे, फिर भी आप 0.40 से क्या हैं, बाहर। उस समय आपके ये जो आपत्ति लगाए गए प्रश्न हैं ये काम आएंगे। कैसे? जैसे आपने किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई, जो इकोलॉजी का प्रश्न है, सहभोजिता, प्राक सहभोजिता, इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ है, मान लो आपने उस पर आपत्ति लगाई और वो प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिए, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं आपत्ति के बाद फाइनल आंसर की में आपके 59.60 रह रहे हैं। अभी भी आपको सिलेक्शन के लिए 0.40% की आवश्यकता है। आपने आपत्ति दायर कर रखी है। आपत्ति का फायदा ये होगा कि आप जब कोर्ट में इस प्रश्न को चैलेंज करेंगे,
कोर्ट में जब आप इस प्रश्न को लेकर जाएंगे, डिलीट होना अलग चीज़ है, आंसर चेंज करवाना अलग चीज़ है। आंसर चेंज कब होगा? जब आप इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहाँ आपने आपत्ति दायर की है, उसकी भी कॉपी लगती है। वो आपत्ति आपने किस प्रश्न पर दायर की, आंसर की के टाइम आपने मान लो किसी इकोलॉजी वाले प्रश्न पर आपत्ति दायर की है, तो उसको आप कोर्ट में यह सिंगल बेंच में, डबल बेंच में आप यह कह सकते हैं कि हमने ये प्रश्न हमारा आरपीएससी ने डिलीट क्यों किया, इसका यह उत्तर हो सकता है, सहभोजिता है जो इसका सही उत्तर हो सकता है। तो आप उस प्रश्न का ऑप्शन चेंज करवा सकते हैं। और आप मान लो इस पेपर में काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस विद्यार्थी का पेपर सेकंड जो क्वालिफाई नहीं है, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक हैं लेकिन सेकंड पेपर जिनका क्वालिफाई नहीं है और जो पॉइंटों से रह रहे हैं, पॉइंटों के आसपास हैं, तो आपको आपत्ति लगाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो डिलीट होने से फ़ायदा सबको होगा, ये हमें भी पता है, आपको पता है। डिलीट यदि कोई प्रश्न हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा होगा, जो आपत्ति लगा रहा है उसको भी होगा, आपत्ति नहीं लगा रहा है उसको भी होगा। लेकिन मान लो आप पॉइंट 40 से रह जाते हैं, पॉइंट 60 से रह जाते हैं या 1 नंबर तक रह जाते हैं, तो आप उन प्रश्नों के माध्यम से अपना आंसर चेंज करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। कोर्ट में जाकर भी इस उत्तर का इस प्रश्न का यह ऑप्शन सही होना चाहिए, आपने डिलीट क्यों किया, उनसे जवाब मांगा जा सकता है। तो इसलिए आपत्ति उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है जो बिल्कुल सिरे पे हैं, जिनमें 58 से लेकर हमने 61 तक बताई है। तो हमारा जो अनुमान है कि ऐसे 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो वास्तव में आपत्ति योग्य हैं और 1 से 2 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें हमें कोई ऑथेंटिक नहीं मिला है उसका जो आंसर है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उसका कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आपको बताएंगे। आप उन विद्यार्थियों को आपत्ति लगाना इन पर अति आवश्यक है जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। बाकी जिन भी विद्यार्थियों के 65 से ऊपर वर्षन सही हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपने दिल को, अपने मन को सांत्वना देने के लिए आपत्ति आप उन 2-3 प्रश्नों पर लगा सकते हैं जो हम आपको भी बताएंगे। आपको कतई घबराने की, कतई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में पहले से ही सेफ है। हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो विद्यार्थी बिल्कुल सिरे पे हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके प्रश्न 59 पॉइंट में, 58 पॉइंट में, 60 पूरे या 61 तक हैं। उन विद्यार्थियों को आपत्ति जितना हो सके, देखो ऐसा हर किसी प्रश्न पर भी नहीं लगा सकते हम आपत्ति, उसके लिए आपको प्रमाणिक बुक की आवश्यकता होती है। प्रमाणिक बुक में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो प्रमाणिक है उसकी भी हम चर्चा कर लें कि प्रमाणिक बुक के अंदर सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की बुक, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है वो आप उस पर लगा सकते हैं आपत्ति। उस पर कोई यदि आपको लाइन मिलती है या कोई पैराग्राफ, आपको कोई लेसन, कोई संबंध में इससे संबंधित कोई आपको ऑथेंटिक जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको यदि इन बुक में मिल रहा है तो आप इसके आधार पर आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान एनसीईआरटीज की बुक, राजस्थान एनसीईआरटी या इंडिया लेवल पर जो एनसीईआरटी सभी जगह सेम है, उसका भी आप आपत्ति उसके आधार पर भी दायर कर सकते हैं। तीसरी, आप कॉलेज, क्योंकि हमारी परीक्षा में कॉलेज लेवल का पोर्शन भी दे रखा है, कॉलेज लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका जो उत्तर है वो आपको कॉलेज लेवल की बुक पर मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। तो इसके लिए आप जो कॉलेज लेवल में आपने CBH की बुक पढ़ी हो या इसके अलावा अलका पब्लिकेशन की बुक भी आपने पढ़ी हो, तो उन बुक से भी आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जब भी आप आपत्ति लगाएंगे, जिस दुकान से लगाएंगे, हालांकि उनको पता होता है, फिर भी हम बता दें कि आपको जिस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हो उस प्रश्न की कॉपी, उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, वो बिल्कुल साथ लगेगी। इसके अलावा उसका पहला पेज, बुक का पहला पेज, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की हो, NCERT हो, कॉलेज की हो, इसके अलावा उसका जो दूसरा पेज है जहाँ पर राइटर का नाम लिखा गया है, दूसरा पेज भी वहाँ लगेगा। तीसरा, जिस पर आप, जिस पैराग्राफ पर, जिस पेज पर आपका जो सही उत्तर है उसकी फ़ोटो भी आपको लगानी है और उसको आप अंडरलाइन जरूर कर दें, लाल पेन से, नीले से या स्केच से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों पेजेज को आपको वहाँ जब आप 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप जिस साइट पर जाकर आपत्ति दायर करेंगे तो ये आपको वो उपलब्ध होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। और इस पर भी जो भी प्रश्न आपत्ति योग्य हैं उनको हम ग्रुप में अभी शेयर कर देंगे आज या कल में, तो आप वहाँ से जाकर वो आपत्तिजनक जो प्रश्न है उनका आंसर आप देख सकते हैं। इसके अलावा
जिन भी प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा रहे हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देना है, जो विद्यार्थी जिनका पहला पेपर अच्छा हुआ है दूसरे पेपर में वो बिल्कुल आप 59, 60, 61 तक का रेंज में उनके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उनको आपत्ति इसलिए लगानी है। मान लो उनका डिलीट होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि डिलीट प्रश्न 100% होगा, जो भी आप आपत्ति लगा रहे हैं 2 हो 3 हो, लेकिन डिलीट का फायदा सबको होगा। लेकिन यदि डिलीट होने के बाद भी आपके मार्क्स आप बिल्कुल सिरे पर हैं, बॉर्डर पर हैं, फिर भी आपको 1 नंबर 1.5 नंबर की आवश्यकता है, फिर वहाँ देखा जाएगा कि आपने क्या, आप जिस प्रश्न के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, क्या आपने उस प्रश्न के लिए आरपीएससी द्वारा मांगी गई आपत्ति पर आपने आपत्ति लगाई या नहीं लगाई। नहीं लगाई तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में आप कोर्ट के आरपीएससी के खिलाफ उस प्रश्न के लिए कोर्ट में आप नहीं जा सकते, रिट दायर नहीं कर सकते। उसके लिए पहली शर्त है कि आपने आपत्ति जब मांगी गई आपने आपत्ति लगाई या नहीं लगाई। तो इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से अपील कर रहा हूं, बाकी जिनके 65 से ऊपर हैं, 64, 63 प्रश्न हैं, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 1-2 प्रश्नों पर वो लगा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से सेफ है और उनको कोई भी आपत्ति यदि लगेगी तो 2 से 3 प्रश्न डिलीट होंगे, उसका फायदा इसको भी होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा, सबको होगा। तो इसलिए आपत्ति पर ये बातें हमारी रही, आपत्ति पर किन विद्यार्थियों को लगानी है, किस लिए जरूरी है, किन बुक का आप सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर आपत्ति लगा रहे हो, जिन पर आपत्ति लगाए। हम पेपर से यदि देखें तो इसमें आपको पहले बता चुके हैं कि 2 प्रश्न यहाँ पर पहले ही डिलीट किए जा चुके हैं। तो वहाँ रेशो है, जो मेरिट का आंकलन है, टोटल नंबर का आंकलन है, वो पहले से ही 2 से, वेटेज 2 एक प्रश्न का है वो 2 से ऊपर हो गया है पहले ही। अब जैसे 148 प्रश्न वहाँ मान्य होंगे आपके पेपर में, 150 नहीं, आपका जो पेपर है अब 148 नंबर का हो चुका है। तो आपका एक प्रश्न 2 पॉइंट कुछ नंबर का होगा, तो वैसे ही नंबर आपके बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम अब पहले प्रश्न की बात करें, बायो का प्रश्न है, असहवनीय बीज जटिल उत्कीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। हालांकि हमने इसका जो उत्तर है वो मोस माना था। मोस देखो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर, गहनता से यदि हम अध्ययन करें तो इसका जो सही उत्तर है वो सेवाल है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो सेवाल है। यदि आप बड़े लेवल की बुक्स देखें, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को छोड़कर यदि हम थोड़ा सा ब्रीफ में अध्ययन करें, बड़े लेवल पर बुक, कॉलेज की बुक देखें, तो वहाँ पर इसका जो उत्तर है सेवाल निकल कर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उसको मोस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मोस की सर्वाधिक समानताएं किसके साथ हैं? सेवाल के साथ हैं। जैसे यहाँ असहवनीय शब्द दिया हुआ है, असहवनीय का मतलब है ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो ये विशेषता ब्रायोफाइट्स की भी है और सेवाल की भी। इसके बाद ये पूछ रहे हैं बीज और जटिल उत्कीय संरचना रहित, बिल्कुल बीज ब्रायोफाइट्स में भी नहीं पाए जाते और मोस में भी नहीं पाए जाते। युग्मकोद्भिद पादप, अब मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद जो युग्मकोद्भिद है, पादप काय जो है वो मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद, सेवाल भी क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद होते हैं। और मोस भी क्या होते हैं? मुख्य पादप शरीर इनका क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर कैसा होगा? युग्मकोद्भिद होगा, गैमेटोफाइट होगा, यही किसमें है? उनमें। इसके अलावा पीढ़ी एकांतरण, देखो पीढ़ी एकांतरण में थोड़ी सी भिन्नता है। पीढ़ी एकांतरण जो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है वो और अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ तक देखा जाए, थोड़ा सा गहनता से देखा जाए तो यहाँ मोस कहीं ना कहीं किससे टकरा रहे हैं? मोस की जो समानताएं हैं वो बिल्कुल किसके इक्वल है, किसके समान है? मोस की समानताएं सेवाल के समान है। इसलिए इन दोनों का जो उत्तर है इस पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं, मोस और सेवाल के ऊपर। हालांकि हम इसका उत्तर सेवाल सही मान रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को इस प्रश्न में आपत्ति लगाने का फायदा है जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। देखो वो आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा डिलीट होता है या नहीं, लेकिन हमारा कार्य है इस पर आपत्ति दायर करना। मतलब ये बिल्कुल जायज़ है, इस पर आप लगा सकते हैं मोस और सेवाल। इसका जो एविडेंस है, इसके जो प्रमाण है वो हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। ग्रुप आप एक बार ज्वाइन कर लें, ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। टॉपर्स रणवीर सर
साइंस के नाम से है, ये साइंस का है। इसी तरह जीके का भी है, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से है, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ साइंस के नाम से है, वो आप ज्वाइन करें। उसमें साइंस का अलग चैनल है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रमाण है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनके जो PDF है वो इस ग्रुप में डाल दी जाएगी आज शाम तक या कल तक, उससे आप देखकर अपनी जो आपत्तियां हैं वो दायर कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा प्रश्न इसके साथ 39 प्रश्न है, ये मेरे पास जो मॉडल पेपर है उसकी कॉपी है, उसका नंबर 25 है। ये असेवनीय वाला जो प्रश्न है वो 25 नंबर प्रश्न है, इस पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके अलावा 39 प्रश्न पहले से ही डिलीट किया जा चुका है। इसके अलावा एक इकोलॉजी का प्रश्न बहुत आसान, ये 101% डिलीट होगा, 101% डिलीट होगा ये प्रश्न। इसके लिए आपको करना क्या है, ये सबको पता है, आपने इकोलॉजी यदि नॉर्मल पढ़ी है तो ये जो आपको राजस्थान बोर्ड की और NCERT की जो बुक है उसमें ही मिल जाएगा। इसमें देखो दो प्रजातियों के मध्य अनुन्य क्रिया करने पर एक प्रजाति को तो क्या होता है फायदा, दूसरी को नुकसान हो रहा है, या दूसरी को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है या लाभ हो रहा है। इस तरह के 4-5 अनुन्य क्रियाएं हैं, जिसमें यहाँ जो पूछा गया है एक प्रजाति को लाभ और दूसरी को न तो लाभ हो रहा है और न नुकसान हो रहा है। मतलब एक को लाभ हो रहा है इसका मतलब ये प्लस है, इसको न नुकसान है न लाभ है इसका मतलब ये 0 है। इस प्रकार की जो अन्य क्रिया है इसको हम सह भोजिता के नाम से जानते हैं। सहभोजिता मतलब कमेनेंसिलिज्म, इंग्लिश टर्म इसके ध्यान में रखनी है, ये थोड़ा कंफ्यूज करती है। सहभोजिता, सहोपकारिता, परभक्षिता और परजीविता। तो यहाँ कमेंसेनिलिज्म इसका जो सही उत्तर है सहभोजिता, इसका 1 नंबर उत्तर है जो सही है। लेकिन RPSC ने इसका जो उत्तर है वो माना है परभक्षिता, जो बिल्कुल गलत है। इस पर आप आपत्ति जो दायर कर सकते हैं, 55 नंबर प्रश्न पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रश्न पहले से डिलीट किया जा चुका है, प्रश्न हालांकि सही दिखा मुझे, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से कौन सा कोशिका प्रचुरोद्भवन वृद्धि कारक नहीं है। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो 64 नंबर प्रश्न है वो पहले से डिलीट है। इसके अलावा एक केमिस्ट्री का जो देखो एक बायो का और प्रश्न है, हालांकि इसको मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण है जिन विद्यार्थियों के नंबर पहले से कम है। हमने आपको पेपर होने के टाइम भी काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा था कि ये डिलीट होगा या इसका जो उत्तर है वो उपयुक्त सभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो RPSC ने सही माना है, लेकिन फिर भी उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो विद्यार्थी इस श्रेणी में है। इसका जीन विनिमय की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, जीनों की संख्या पर, 2 जीनों के मध्य दूरी पर, जीनों की लंबाई पर, उपयुक्त सभी पर। हालांकि जो इसका सही उत्तर है वो है 2 जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर जीन विनिमय कम होता है। 2 जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर सहलगनता बढ़ती है। सहलगनता जीनों के मध्य दूरी के समानुपाती होती है, जीन विनिमय उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ एक संभावना बन रही है, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, तो जीनों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। ऐसा राजस्थान बोर्ड और NCERT में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो कॉलेज की बुक है, एल्का पब्लिकेशन है, CBH है, वहाँ एक पैराग्राफ में जीनों की संख्या की चर्चा की गई है। तो आप एक बार उस पैराग्राफ को हम कोशिश करेंगे, उसकी जो कि बुक की फोटो प्लस उस पैराग्राफ की फोटो ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। जो विद्यार्थी इस श्रेणी में है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है रिट, लेकिन लगाओगे कब, जब आपको एविडेंस मिलेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि कम से कम जो प्रश्न हमें लगे उन प्रश्नों पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप आपत्ति की श्रेणी में रख सकते हैं। तो प्रश्न 3 हो चुके हैं, प्रश्न 3 यहाँ आपत्ति योग्य हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है केमिस्ट्री का हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि बुक के अंदर उसे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप कॉलेज की एक बुक का फोटो हम आपके सामने साथ शेयर करेंगे। हालांकि इसका क्या उत्तर माना जाएगा वो अलग है, लेकिन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल
अभी हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोनाइट्रस अम्ल आरपीएससी ने उसका क्या उत्तर माना है और जो कॉलेज लेवल की बुक है उसमें इसका क्या आंसर दे रखा है। तो इस पर भी आपको कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को इस पर लाभ हो सकता है, तो आप चूके नहीं, इस प्रश्न को भी आप लगा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। हालांकि वो आरपीएससी पर डिपेंड है, करे ना करे, लेकिन आपको इस प्रश्न पर आपत्ति लगा देनी चाहिए। जो विद्यार्थी बिल्कुल काफ़ी नज़दीक हैं तो वो इस पर आपत्ति दायर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी जिन भी विद्यार्थियों के प्रश्न 65 से ऊपर हैं उन विद्यार्थियों को ज़्यादा आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिलीट 1-2 प्रश्न होंगे फिर भी उनके मार्क्स हैं जो इसमें बढ़ेंगे। ये वो प्रश्न है जहाँ बहुत से लोगों ने जिन प्रश्नों को किया भी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन प्रश्नों को नहीं किया है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डिलीट के हिसाब से उनको वैसे फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो। बड़ा फ़ायदा उन्हीं विद्यार्थियों को है कि जो विद्यार्थी लास्ट में जिनके नंबर 59 पॉइंट फाइनल आंसर की जब आएगी प्रश्न डिलीट होने के बाद, मान लो इस प्रश्न को आरपीएससी डिलीट करती है किसी भी प्रश्न को, तो आप उसका आंसर चेंज है जो करवा सकते हैं। हाइड्रोनाइट्रस अम्ल की हम चर्चा करें कि उसमें HNO2 भी कई बुक्स में आरबीएससी की जो कॉलेज लेवल की बुक है वहाँ ये भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आरपीएससी ने इसका जो उत्तर है H2N2O2 माना है, तो आप इस पर भी अपनी है जो रिट दायर कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही ये सही बताए जा रहे हैं कि अलग अलग, लेकिन फिर भी आप यदि इस पर दायर करते हैं कॉलेज की बुक का तो आपको इसका भी बेनिफिट वहाँ पर मिल सकता है। बहुत से विद्यार्थी थे जो एक यौगिक लैम्डा मैक्सिमम का मान जो पूछा गया ये बिल्कुल सही है। आरपीएससी ने इसमें भी काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये बिल्कुल गलत है, आप इसका मान निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 5 है इसका जो उत्तर आरपीएससी ने माना है 343 है जो इसका एनएम बिल्कुल सही है। इस पर आपको कोई आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई 1-2 प्रश्न और हैं, उन पर 1-2 प्रश्न ऐसे भी हैं फिजिक्स के जिन पर आरपीएससी को डिलीट जिन प्रश्नों को करना चाहिए था उनमें लैंग्वेज में थोड़ी मिस्टेक है, इंग्लिश जो टर्म है और हिंदी जो टर्म है, तो जहाँ तक वो आरपीएससी के सह विवेक पर निर्भर है कि उन्हें डिलीट करे या ना करे। हालांकि जो सर्वमान्य लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। यदि कोई प्रश्न में डाउट है दोनों प्रश्नों की लैंग्वेज को लेकर तो वहाँ पर सर्वमान्य अंग्रेजी भाषा में जो प्रश्न का उत्तर या प्रश्न है जो दिया हुआ है वही मान्य होता है। लेकिन कई बार आप इस पर भी रिट अपनी है जो दायर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बिल्कुल नज़दीक हैं तो वो उन प्रश्नों को भी आपको कॉपी, उसमें आपको कोई एविडेंस नहीं देना है, केवल आपको इंग्लिश और हिंदी में लाइन लगाकर आपको उसको शो करना है भी ये प्रश्न की लैंग्वेज है जो सही नहीं है। उसका एविडेंस तो आपको नहीं मिलेगा कोई, लेकिन उसका कोई आधार विशेष नहीं होगा, केवल प्रश्न के आधार पर ही आपको उसकी जो चेंज है जो करनी। इसके अलावा एक टीचिंग मेथड का प्रश्न भी, हालांकि देखो टीचिंग मेथड के प्रश्न के लिए हमें ऑथेंटिक जो भी आंसर है वो नहीं मिलते। इस तरह के प्रश्नों पर आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो वो अपने लेवल पर उनका निर्धारण करती है, तो इस पर हम आपत्ति नहीं लगा सकते। यदि आपको कोई लग रहा है कि हाँ हमें किसी प्रश्न पर हमें ऐसा प्रश्न मिला है, जैसे टीचिंग मेथड का एक प्रश्न था, उस पर काफ़ी देख ही लेते हैं उस प्रश्न को भी कि कौन सा ऐसा प्रश्न था जिस पर आपत्ति योग्य इसको भी हम ग्रुप में डाल देंगे। ऐसा एक प्रश्न था, अभी ध्यान में नहीं है। यदि वो प्रश्न में भी लगा आपत्ति योग्य, आपको यदि बीएड की जो बुक है उस पर आप देख सकते हैं बीएड की, हालांकि जो अपने लेवल पर बुक्स चलती है वहाँ पर इसका कोई मुझे लगा नहीं
कोई ऐसा ऑथेंटिक बुक अपने को मिले जैसे मंगल सर की है या कोई अन्य बुक है, वहाँ आपको नहीं माना जाएगा। यदि बीएड की बुक में इसका कोई आंसर आपको मिल रहा है तो उसका पब्लिकेशन प्लस उसके राइटर का नाम, पेज नंबर और उसको क्लिक करके आप उस पर भी आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो आप ये जो आज के प्रश्न थे इन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा मुझे लगा नहीं कोई भी आपत्ति योग्य प्रश्न, इससे ज़्यादा आपको लगानी भी नहीं है। केवल उन विद्यार्थियों को मौका नहीं चूकना है जिन विद्यार्थियों के नंबर इस क्राइटेरिया में है। और अब इसके बाद काफ़ी विद्यार्थी लगातार मेरिट के आंकलन के बारे में भी पूछ रहे हैं, सर मेरिट का आंकलन भी कर दीजिए, क्योंकि मेरिट का आंकलन हम तो पेपर होने से पहले भी कर चुके थे, पेपर होने के बाद भी हमने किया। आपको जो भी साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि पेपर होने से 3 महीने पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने आपको बताया था कि अब की बार कॉम्पिटिशन बहुत आसान है, क्योंकि विद्यार्थी रीट की तरफ भी लगे हुए हैं, इसके अलावा सेकेंड ग्रेड की तरफ भी लगे हुए हैं, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की तरफ भी लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों का जो रुझान है वो तीनों तरफ होने के कारण कोई भी विद्यार्थी लगातार केवल एक विषय पर तैयारी नहीं कर रहा है। और वही हुआ जैसे रीट पात्रता परीक्षा हुई, उसके बाद रीट मेंस की पात्रता होने के बाद जिन विद्यार्थियों का पात्रता परीक्षा पास थी वो 70% विद्यार्थी कहाँ चले गए, रीट की तरफ चले गए सेकंड ग्रेड को छोड़कर। और इसका सीधा सीधा लाभ सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को मिला और आपको यह लाभ रिजल्ट कर भी देखने को मिलेगा। अब तक आपको पता भी चल चुका होगा कि पूरे राजस्थान में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 700 से 800 विद्यार्थी ही मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनका पेपर सेकंड है जो पास है। तो जैसे भी मुझे नहीं, कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं सर पेपर आउट का 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि साइंस का पेपर कहीं ना कहीं आउट हो, मुश्किल है। हो सकता है फर्स्ट पेपर किसी 1, 2, 5 के पास चला गया हो, लेकिन साइंस का पेपर मुश्किल है। जहाँ भी 2 पेपर होने की संभावनाएं होती हैं तो वहाँ पेपर आउट की, पेपर रद्द होने की संभावना भी हम आपको पहले बता चुके थे कि पेपर रद्द नहीं होगा, इसका रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो जहाँ तक हम मेरिट के आंकलन की बात करें तो अभी हालांकि फर्स्ट पेपर की आंसर की आना बाकी है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जिन विद्यार्थियों के इस पेपर में 60+ हैं और मान लो उनके फर्स्ट पेपर के अंदर 50+ भी हो रहे हैं, तो भी हम मानकर चलें 111 मतलब 220 नंबर यहाँ मुझे सेफ लग रहे हैं। 220 से लेकर 222, 23, 24 तक मान लो आप 224 तक ये जनरल की मेरिट मुझे प्रतीत हो रही है। इसके अलावा ओबीसी के अंदर 210, 11, 12, 211 से लेकर 214, 15 तक जा सकती, हो सकता है 210 हो। मान लो जनरल की मेरिट 225 तक जाती है तो 10 नंबर आप 210, 212, 214 नंबर है जो ओबीसी की मेरिट मान सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर रहेगी। एससी और एसटी की जो मेरिट है वो उनका जो क्राइटेरिया है 35% वहाँ तक ही रहने की संभावना है। तो आप उन विद्यार्थियों को हम जिनका सेकंड पेपर पास है वो फर्स्ट पेपर में जिनके 50+ अंक हैं, हो सकता है जिनके यहाँ 65 हो वहाँ 45 भी है, उसका भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 212-13 नंबर जिन भी विद्यार्थियों के हैं वो इस पेपर के अंदर पूर्ण रूप से सेफ हैं। तो हम आज 2-3 विषयों पर हमने आपके साथ चर्चा की कि किन विद्यार्थियों को इस पर रीट दायर करनी चाहिए, जिन भी विद्यार्थी उनमें हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कौन सी बुक का सहारा हम ले सकते हैं, किन प्रश्नों पर हम रीट है जो दायर कर सकते हैं और दायर करने का जो तरीका है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आपको क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि जिनका स्कोर 58 से लेकर 61% तक है उन विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उनको यदि कोई एविडेंस इसके अलावा भी मिलता है तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि 100-150 प्रश्न 100-150 रुपये आपके एक के लिए जा रहे हैं एक प्रश्न के। तो यदि यहाँ 800-900 रुपये आपके खर्च भी हो जाते हैं इससे आपको यदि फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, सिलेक्शन हो रहा है तो ये 800-900 रुपये आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों को ज़्यादा माथापच्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि जिनके 60 से 65 प्रश्न, 60 से लेकर ऊपर मतलब 62, 63, 65 प्रश्न है, उनका आराम से सिलेक्शन पहले से श्योर है। बाकी इस पर आगे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मेरिट पर जैसे फर्स्ट पेपर की आती है उसके बाद हम मेरिट पर चर्चा करेंगे। और किसी कारणवश इस पेपर के अंदर बहुत से विद्यार्थी अपने आप को काफ़ी जिन विद्यार्थियों का ये पेपर है सेकंड है जो पास, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर था लेकिन सेकंड पेपर उनका जिनके 56, 57, 55 से हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने उनसे डबल मेहनत की होगी। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मेरे से भी जुड़े हुए थे टेस्ट के अंदर कोचिंग में, जिन विद्यार्थियों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की लेकिन
किस्मत नहीं कह सकते, कई बार किस्मत भी, हाँ यहाँ पर कई बार सोचना पड़ता है कि किस्मत भी होती है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी मुझे पता है, याद है कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की, कहीं ना कहीं उनकी कमी थी। देखो बिना कमी के सिलेक्शन यहाँ ईश्वर या ऐसी कोई दसीय नहीं है कि आप का जो सिलेक्शन है उस कारण से नहीं हुआ। मेहनत आपने की, लेकिन थोड़ा सा आपने ऑब्जेक्टिव पे या प्रश्नों को जो करने का तरीका है वहाँ आप मात खा गए, नेगेटिव मार्किंग की आपने ध्यान नहीं रखा, आपको आइडिया नहीं हुआ कि इतनी कम मेरिट जा सकती है क्या। तो वहाँ जो कमियाँ हैं वो आपको सुधार करना है और लगातार आप भी अगले पेपर में देखो किसी भी वैकेंसी के लिए वैकेंसी आती रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड ग्रेड होगी आगे आएगी ज़रूर, हो सकता है 6 महीने साल लेट हो जाए। लेकिन आज से ही आप जिन विद्यार्थियों का ये पेपर जिनके कम अंक हैं वो अपना टारगेट फिक्स कर लें। जिन विद्यार्थियों ने पहले रीट की तैयारी की है वो रीट में लग जाएं, जिन विद्यार्थियों ने पहले सेकेंड ग्रेड की है वो उनको बार बार कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। जब तक एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं होती है, एग्ज़ाम की विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होती है, जब तक आप सेल्फ स्टडी करें, अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करें, सेल्फ नोट्स तैयार करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें। वो शॉर्ट नोट्स आज आपको बहुत से ऐसे विद्यार्थियों से मैं आपसे परिचर्चा करवाऊंगा सिलेक्शन के बाद कि उन्होंने किस रणनीति के तहत, हालांकि हमने भी आपको लगातार चार्ज करके रखा, हर एक 5 दिन 7 दिन के बाद हमने वीडियो डाला कि आपको इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है, और बहुत से विद्यार्थियों को इसका लाभ भी हुआ। और आज वो कल से जैसे अंशुर, हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जिन विद्यार्थियों के 60 से ऊपर प्रश्न हैं वो विद्यार्थी लगातार कॉल फोन मैसेज कर रहे थे कि सर आपके कारण हमारे यहाँ जो इतना स्कोर हुआ है। देखो मेरे कारण नहीं, आपकी जो मेहनत है उसके कारण उसका जो नतीजा आज आपको देखने को मिला है। और आने वाले समय में भी आपको रुकना नहीं है। आने वाली जो शिक्षक भर्ती है आपका ग्रेड 2 में, वह फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर RAS IAS की तैयारी करें। हम तो ये कहते हैं कि आप आज से अपना जो टारगेट, जिन विद्यार्थियों के प्लस नंबर हैं उनको बार बार मेरिट का वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि YouTube पर इतनी भीड़ है। आप सर्च करके देखो सेकंड ग्रेड साइंस मेरिट, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने पेपर तक नहीं देखा, साइंस कभी पढ़ी नहीं, साइंस को कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देखा, लेकिन वो मेरिट बता देते हैं। कोई 250 बता रहा है, कोई 260 बता रहा है, कोई 230, उन्हें पता ही नहीं ना किसी विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए विद्यार्थियों का अहित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपको किसी विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं है तो आप विद्यार्थियों को कम से कम आप सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपको गलत मार्गदर्शन करने का भी कोई हक नहीं है। तो आपको मैं ऐसा विश्वास दिला रहा हूं कि साइंस के लिए या फर्स्ट पेपर हो, जीके से संबंधित शिक्षक भर्तियों के लिए आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने रणनीति आपको बता रखी है, केवल आपको उसका अनुसरण करना है और उसके आधार पर अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। तो आप ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, केवल उसकी जो आगे की प्रिपरेशन है। जिन भी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार समय देखो इतनी बड़ी भर्ती है, इतना बड़ा पद है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, रीट, सभी परीक्षाएं बड़ी हैं, अपने आप में बड़ा कंपटीशन है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आसानी से किसी लक्ष्य को हम पा सकते हैं। आपको पहली बार सफलता नहीं मिली तो आपको टूटना नहीं है, अपना जो संघर्ष है उसको जारी रखना है। आप जब भी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो जरूर देखें, जिन अभी IAS का जैसे रिजल्ट आया है, RAS का आया है, SI का आया है, सेकंड ग्रेड का आया है, थर्ड ग्रेड का है, तो उन विद्यार्थियों की आप संघर्ष देखिए, उनका आप जीवन देखिए, उन्होंने कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की, किस तरह से, किस रणनीति के तहत अपने जो तैयारी की, उन ऐसे वीडियो आप जरूर देखें। फालतू के YouTube पर मेरिट के वीडियो देखने की बजाय उन संघर्ष की कहानी को देखिए, ताकि आपको भी उनसे विश्वास होगा, एक पता चलेगा कि हाँ ऐसा हम करते तो हमारा भी इस तरह से हम इस टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार अकेली मेहनत काम नहीं करती, मेहनत के साथ आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन पर भी कार्य करें। केवल पूरे दिन बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उन बुक पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार जब आपको असफलता मिलती है तब आपको आपकी बहुत से राहें खुलती हैं, आपको पता चलता है कि हाँ हमारी कमियां क्या रही, उन कमियों को आपको दूर करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक विशेष
जिस तरह से आगे की रणनीति क्या रहेगी सेकंड ग्रेड पर, साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार आप पूछ रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज एसएसटी का भी रिजल्ट आने की है, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, आज आने की पूरी संभावना है, एसएसटी का रिजल्ट आ सकता है आ भी, तो उस पर भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।